Hey everyone, welcome to IQTAP. So let's start with the newspaper analysis for 9th of February. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन-कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले we'll talk about the anti-conversion bill that has recently been passed in Haryana. तो इस पर्टिकुलर बिल के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन हर चीज को हम प्रॉपर्ली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेकंड we'll talk about what is urban nationalism and what is the main difference between nationalism and urban nationalism. Now this particular term has been used on the first page of The Hindu. तो इसके बारे में हम प्रॉपर्ली समझेंगे एंड इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए ये चीज जो है ये पर्टिकुलर टर्म जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो दिस टर्म कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थर्ड विल टॉक अबाउट कि श्रीलंका अपना रिसेंटली आधार कार्ड को लॉन्च करने का बात कर रहा है, मतलब श्रीलंका अपना खुद का आधार कार्ड बना रहा है। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया इस पर्टिकुलर कंट्री को यानी कि श्रीलंका को यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है और उनको डिफरेंट टाइप के असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर आधार कार्ड को बनाने के लिए। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट व्हाट इज NROL 87 मिशन। NRO जो है दिस इज अ काइंड ऑफ यूएसए की एक मिशन है जिसका नाम होता है नेशनल रिकंसेंस ऑर्बिट मिशन होता है बेसिकली, जिसको यूएसए काफी सालों से लगातार भेजता आ रहा है। तो उसका एक रिसेंटली मिशन यहाँ पे लॉन्च हुआ है, 87th मिशन लॉन्च हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट एंटी कन्वर्जन बिल जो कि रिसेंटली हरियाणा के अंदर पास हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेट की कौन-कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट के अंदर एंटी कन्वर्जन बिल को पास किया हुआ है। ठीक है, सो न्यूज ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली हरियाणा ने अपने जो मतलब उनका कैबिनेट है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है जो हरियाणा का जो प्रिवेंशन ऑन अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस बिल है उसको रिसेंटली अप्रूव कर दिया गया है। इसका मेन काम क्या है? देखिए इसका मेन काम ये है कि किसी भी टाइप की अगर शादी होती है, ठीक है, किसी भी शादी होती है या फिर किसी भी गलत तरीके से अगर रिलीजियस कन्वर्जन किया जाता है, मतलब किसी का धर्म परिवर्तन किया जाता है, तो उस चीज को यहां पर पूरी तरीके से नल एंड वॉइड करने का यहां पर परमिशन दी जाती है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर। ठीक है, तो यहां पर कोई भी पर्सन को अगर मिस रिप्रेजेंटेशन फोर्स अंडर इन्फ्लुएंस कोर्जन अल्योरमेंट या फिर फ्रॉड इन सब केसेस के अंदर या फिर बाय मैरिज इन सब केसेस के अंदर अगर आपको किसी को भी यहां पर फोर्स करके यहां पर रिलीजन को चेंज करने के लिए बोला जाता है तो उन सब चीजों को नल एंड वॉइड किया सकता है बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, अब देखिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर हर एक पर्सन के पास इंडिविजुअली एक राइट मिलती है। दैट पर्टिकुलर राइट इज अ फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 28 के अंदर मिलती है, जिसके अंदर वी हैव द राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट आवर रिलीजन। समझते हैं प्रोफेस करने का मतलब होता है आप जिस पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब जिस पर्टिकुलर रिलीजन को चाहे जिस भी धर्म को चाहे आप उसे मान सकते हैं, उसको आप प्रॉपर्ली प्रोफेस कर सकते हैं। सेकंड चीज, आप प्रोफेस करने के बाद उस पर्टिकुलर चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब उसे आप अपनी जिंदगी में डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर फॉलो कर सकते हैं। थर्ड चीज, आप उसके बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हैं, मतलब उसको प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसे फैलाने का काम कर सकते हैं। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर प्रोलेसेटाइज का जो वर्ड होता है ये चीज नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है फोर्सफुली किसी का धर्म परिवर्तन कराना। देखिए हमारे पास हर एक टाइप की राइट्स है, हम चाहे तो वहां पर फैला सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, हम दूसरों को अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं, बट किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं अपना धर्म को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। बट इसके बावजूद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया के अंदर आए हैं जिसके अंदर रिलीजियस कन्वर्जन जो है वो देखा जा रहा है, बोथ इंडिविजुअल लेवल पे भी और मास लेवल पे भी। यहाँ पर रिलीजियस जो कन्वर्जन वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो कुछ केसेस यहाँ पे हरियाणा के अंदर देखे गए हैं। इसी चीज को काउंटर करने के लिए हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये पर्टिकुलर बिल लेकर आई है। ठीक है, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि बहुत ज्यादा हॉटली डिबेटेड है स्पेशली इंडिया के अंदर। इंडिया देखिए एक ऐसी कंट्री है जो कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स एक साथ एक सिंगल समाज में एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो फोर्सफुली धर्म परिवर्तन वाली बात आती है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा आती है। नाउ अब यहाँ पर हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं अपने। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 है दैट कम्स अंडर जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, इट प्रोवाइड्स अस द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब हमें रिलीजन के का एक बेसिकली फ्रीडम है। नाउ क्या बोलता है ये? देखिए आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में ये बोलता है कि मतलब हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल हर एक पर्टिकुलर सिटीजन को ये रिलीजन का राइट मिला हुआ है जहां पर एनी पर्सन दे कैन इंश्योर कि इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कि हर एक कंट्री को इंश्योर करना होगा कि इंडिया की जो सेक्युलरिटी है वो मेंटेन रहे, मतलब हर एक पर्सन को यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का और प्रोपेगेट करने का एक प्रॉपर राइट मिला हुआ है। लेकिन इसके साथ ही साथ इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और इस चीज को यहाँ पर प्रॉपर्ली मेंटेन करना होगा। ठीक है, उसके अनुसार मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझोगे तो उसके अनुसार इंडिया का कोई भी ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंडिया इज नीदर अ हिंदू स्टेट, नीदर अ मुस्लिम स्टेट, नीदर अ सिख स्टेट, नीदर अ क्रिश्चियन स्टेट। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब होता है इंडिया का सीधा सा काम यह है कि हर एक डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन्स होते हैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देना, इम्पार्शियली सबको देखना और सबको बहुत ही न्यूट्रल वे में सबको देखना है। ठीक है, तो किसी के साथ भी यहाँ पर भेदभाव नहीं कर सकती है, ना ही पॉजिटिव सेंस में ना ही नेगेटिव सेंस में। जस्ट रिमेंबर, ना ही किसी को आप फेवर कर सकते हो पॉजिटिव सेंस में, ना ही किसी के अगेंस्ट आप कुछ कर सकते हो नेगेटिव सेंस के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी मेंशन्ड है और हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी मेंशन्ड है। देखिए फंडामेंटल राइट्स तो आपने देख लिया आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में, और जो सेक्युलरिज्म है वो वर्ड आपको याद होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 के अंदर हमारे प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। फर्स्ट वाज सोशलिस्ट, सेकंड वाज सेक्युलर एंड थर्ड वाज इंटेग्रिटी। जस्ट रिमेंबर दिस बाय अ सिंगल फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज सो से इन। ठीक है, सो से इन आप याद कर सकते हैं। सो से इन का क्या है?
हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स आप याद कर सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर प्रियम्बल के अंदर कौन कौन से 3 वर्ड्स को यहाँ पर ऐड किया गया था, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग नाउ। इसके अलावा इस आर्टिकल के अंदर ये मेंशन्ड है कि जो बहुत सारे हमारे समाज के अंदर बहुत सारे स्यूडो सोशल ऑर्गेनाइजेशन रह रहे हैं, मतलब जो फॉल्स आइडेंटिटी बनाकर, मतलब गलत तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, जो स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शंस है, उनको यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने रिलीजन के अंदर, एंड दिस इज नॉट राइट। इसी चीज के अगेंस्ट यहाँ पर हरियाणा ने अपना जो लॉ है वो लेकर आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत बार ऐसे देखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को अल्योरमेंट दिया जा रहा है, मतलब किसी चीज का लालच दिया जा रहा है या फिर किसी गलत तरीके से उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मतलब अपने मतलब अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाने के बाद उन मतलब बेसिकली केसेस के अंदर उनके जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली यहाँ पर एक रिलीजन से सेकंड रिलीजन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को यहाँ पर रोकने के लिए इस पर्टिकुलर लॉ को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ रही है। कुछ केसेस यहाँ पर ऐसे भी देखे गए हैं पास्ट के अंदर जहां पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने शादी को यूज किया, मतलब एक मैरिज। देखिए मैरिज इज एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसको बहुत ही सैंक्टिटी वाली इंस्टीट्यूशन माना जाता है, मतलब बहुत ही पवित्र माना जाता है। बट यहाँ तक कि जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, इसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रिलीजियस कन्वर्जन के लिए यूज किया गया है, जहां पर पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पर कुछ रिलीजन्स अपने रिलीजन को, यहाँ पर अपने जो रिलीजन है उनको उनका स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, मतलब वो लोग क्या होता है अपने रिलीजन को बताते नहीं है, उनको कंसील कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, और शादी के बाद वो अपने आप को मतलब अपने रिलीजन को बताते हैं, और जो सामने वाला जो उनका पार्टनर होता है उनको भी फोर्स करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने रिलीजन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, एंड दिस इज नॉट गुड, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टांस लिया था, जहां पर उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, देखिए तो यहाँ पर इंसिडेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहा है, बट साथ ही साथ जो हमारा जो कंट्री है उसका जो सेक्युलर नेचर है कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर वायलेट हो रहा है ना। देखिए अगर एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करता है, अगर आप उसे फोर्स करके उसके रिलीजन को चेंज कराओगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे सेक्युलर नेचर को कहीं ना कहीं वायलेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें यहाँ पर रोकना होगा, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, इसके कारण हरियाणा ये पर्टिकुलर लॉ लेकर आया है नाउ। इसके अलावा ये बिल जो है ये ग्रेटर पनिशमेंट के बारे में बात करता है। देखिए किसी भी पर्सन को अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज ओके। बट कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, अगर आपने उनको यहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश की तो आपकी जो पनिशमेंट होगी वो ज्यादा मिलेगी। फर्स्ट इज एक कोई भी माइनर बच्चा, माइनर का मतलब है जो 18 से माइनस हो, मतलब 18 से कम की एज का हो, उसको अगर आप यहां पर कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपकी पनिशमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, कोई भी वुमेन, कोई भी एससी या फिर कोई भी एसटी, मतलब इन ग्रुप जितने भी ये सब ग्रुप है इनमें से किसी को भी अगर आप यहां पर उनके रिलीजन को अगर आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी दैट विल बी ग्रेटर देन द नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और मेंशन की गई है इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को यहां पर अरेस्ट किया जाता है कि आपने यहां पर जो रिलीजियस कन्वर्जन किया है वो फोर्सफुली किया है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट अगर प्रूफ भी है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो प्रूफ होगा ना, मतलब कि देखिए यहां पर होता है देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज बर्डन ऑफ प्रूफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ? इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि कौन साबित करेगा कि इसके अगेंस्ट जो इल्जाम लगे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है साबित कौन करेगा। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर डाला गया है, मतलब जिस चीज की जिस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि तुमने फोर्सफुली यहां पर रिलीजियस कन्वर्जन किया है, उसी पर्सन के ऊपर यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम्हें ही साबित करना होगा कि तुमने रिलीजियस कन्वर्जन फोर्सफुली नहीं किया है। अगर तुम इसे साबित नहीं कर पाओगे तो एक्शंस विल बी टेकन अगेंस्ट यू, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एवरी रिलीजन, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक रिलीजन से एक धर्म से सेकंड धर्म में अगर कन्वर्ट होता भी है और अगर जानबूझ के भी होता है, अगर अपने खुद के मन से भी होता है, उसके बावजूद उसको जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, देखिए इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर डिफरेंट अथॉरिटीज को प्रिस्क्राइब की गई है ना। इसके भी डिटेल्स हमें अच्छे से पता नहीं चले, बट जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी उसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो पॉइंट बीइंग, जो भी यहाँ पर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की जाएगी उस पर्टिकुलर लॉ को, उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को आपको एक एक डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा कि आपने इस पर्टिकुलर धर्म से जो आपका सेकंड धर्म है उसके अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया है और आपको फोर्स नहीं किया गया था किसी भी डिफरेंट टाइप से, मतलब आपको मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स या फिर इन जितने भी डिफरेंट तरीके हैं, गलत तरीके हैं, उनके थ्रू आपको यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया गया है, ये कन्वर्जन आपने खुद से किया है। इसके अलावा बोला गया है कि कोई भी ऐसा पर्सन अगर अपने धर्म को छुपाता है, ठीक है, छुपाने के बाद मैरिज को यूज करता है धर्म को चेंज करने के लिए, मतलब अपने पार्टनर के धर्म को चेंज करने के लिए अगर यूज करता है शादी के बाद, स्पेशली तब अगर वो अपने मैरिज को मतलब अपने धर्म को छुपाने के बाद शादी करता है तो उन सारे के सारे शादियों को यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, मतलब गलत साबित कर दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये था हमारा फर्स्ट आर्टिकल। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आएगा कि एक्जैक्टली हरियाणा के अंदर जो रिलीजियस लॉ आया है वो कैसे काम करने वाला है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करेंगे अर्बन नक्सलिज्म के बारे में। एक्जैक्टली अर्बन नक्सलिज्म क्या होता है एंड मोर इंपॉर्टेंटली नक्सलिज्म क्या होता है। देखिए नक्सल वर्ड जो है ना,
ये नक्सल वर्ड एक्चुअली एक विलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर, देयर इज अ विलेज कॉल्ड एज नक्सलवारी। नक्सलवारी जो विलेज है वहां पर 1967 के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, दैट पर्टिकुलर मूवमेंट वाज कॉल्ड एज नक्सल मूवमेंट। देखिए अभी के टाइम में ऑल्दो हम नक्सल मूवमेंट को एक बहुत ही नेगेटिव सेंस के अंदर लेते हैं, बट एक्चुअली जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम इट वाज अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट। ठीक है, दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय चारू मजूमदार और कानू सन्याल। इन दोनों का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट रिमेंबर दीस, स्पेशली आपका जो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है वो, और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट है, दोनों के अंदर आपका जो ये नक्सलिज्म का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो दोनों के अंदर ही काम आ सकता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ नक्सलिज्म का मतलब क्या है? नक्सलिज्म का सीधा सा मतलब है जहां पर आप वायलेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब नक्सलिज्म का जो काम करने का तरीका है उसका सीधा तरीका यह है कि यू यूज द वायलेंस टू डिस्टेबलाइज द स्टेट, मतलब बेसिकली गुरिल्ला जो टेक्निक होती है, फिर जो अलग अलग टेक्निक्स वगैरह होती हैं उसके थ्रू अगर आप जो भी आपका अभी का स्टेट है, मतलब जो बना बनाया स्टेट है उसके जो भी गवर्नमेंट है उसको अगर आप ओवरथ्रो करना चाहते हो वायलेंट तरीके से, दैट इज कॉल्ड एज नक्सलिज्म, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब द वर्ड कम्स व्हाट इज अर्बन नक्सलिज्म। देखिए एक तो होता है नक्सलिज्म, नक्सलिज्म वो होता है जो कि गांव वगैरह में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, जंगल्स में रहते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज करते हैं। देखिए व्हाट इज दिस पर्टिकुलर गुरिल्ला वॉरफेयर? ये सिंपल सा एक ऐसा टेक्निक है जो कि क्या होता है, मतलब इसमें होता क्या है कि पेड़ों के पीछे छुपकर, मतलब पेड़ों के पीछे एंड जो माउंटेन्स वगैरह जो जितने बेसिकली नेचुरल इकोसिस्टम्स है, पेड़ हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, इन सब के अंदर छुप के अटैक करना, मतलब अपने आप को बचाकर सामने वाले पर अटैक करना, दैट इज कॉल्ड एज गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, ये शिवाजी महाराज जो थे, जो कि महाराष्ट्र में थे, वो लोग मतलब वो जो मराठास थे बेसिकली वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते थे। ऑलराइट, सो सी दिस अर्बन नक्सल्स का मतलब ये है कि एक तो नक्सल्स वो होते हैं जो कि गांव वगैरह में रहते हैं, विलेजेस एरिया में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। ठीक है, अब उन नक्सल्स को जो सपोर्ट करते हैं और जो अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं, जो रहते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक ऐसे पर्संस जिनका जो थिंकिंग है, जो माइंड का वो है, जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म की तरफ जाता है और वो खुद अर्बन एरियाज के अंदर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज अर्बन नक्सल्स, सिंपल वर्ड्स में। देखिए ये वो लोग नहीं होते हैं जो खुद जाकर बंदूक उठा लेते हैं या फिर किसी को मारना स्टार्ट करते हैं, दे आर नॉट अर्बन नक्सल्स। जो नक्सल्स होते हैं वो बंदूक उठाते हैं, बट अर्बन नक्सल्स नॉर्मल केसेस में खुद से बंदूक नहीं उठाते, वो बेसिकली एक्टिविस्ट होते हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, नक्सल्स और अर्बन नक्सल्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अर्बन नक्सल्स होते हैं बेसिकली एक्टिविस्ट सपोर्टर्स लोग होते हैं। तो क्वेश्चन कम्स कि इंडिया के अंदर ये अर्बन नक्सलिज्म स्टार्ट कब हुआ था, ये नक्सलिज्म वगैरह स्टार्ट कब हुआ था? नाउ देखिए 1967 में जैसा मैंने आपको बताया 3 लोग थे, उन्होंने साथ में मिलकर इस चीज को स्टार्ट किया था, नक्सल मूवमेंट स्टार्ट किया था। उन तीनों का नाम क्या था? फर्स्ट वाज चारू मजूमदार, सेकंड इज कानू सन्याल एंड थर्ड पर्सन वाज कॉल्ड एज जंगल संथल। ठीक है, सो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके नाम, आप इनको इनके नाम याद होने चाहिए। जस्ट रिमेंबर ये तीनों ही, तो वो एक्चुअली सीपीआई जो हमारी पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट वाला पार्ट, ठीक है, उसके मेंबर हुआ करते थे। क्या होते हैं ये एक्चुअली सीपीआई के पार्ट हुआ करते थे एंड बाद में उन्होंने अपने आप को इस पर्टिकुलर पार्टी से अलग कर दिया और उन्होंने एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ठीक है, और यही जो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली ना, उन्होंने एक आर्म्ड स्ट्रगल छेड़ दिया, जितने भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, जितने भी बड़े एस्टैब्लिशमेंट थे, जमींदार थे, उनके अगेंस्ट एक आर्म्ड स्ट्रगल छेड़ दिया। और क्या मतलब उनका मेन काम क्या था? उनका बेसिकली मेन काम ये था कि वो फोर्सफुली वायलेंटली डिफरेंट जमींदार्स के पास, डिफरेंट लैंड ओनर्स के पास जाते थे, उनसे जमीन छीन लेते थे और जो भी लैंडलेस लेबरर्स वगैरह थे उनके बीच में वो जमीन बांट देते थे। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में गरीबों से छीन के, सॉरी अमीरों से छीन के वो गरीबों के पास वो पर्टिकुलर लैंड वगैरह देते थे। ठीक है, ये सिंपल सा काम है मतलब इसका नक्सल्स का। ठीक है, इसी चीज के लिए नक्सल्स यहाँ पे स्टार्ट हुए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि इसकी एग्जैक्टली नक्सलिज्म स्प्रेड कैसे हुआ, स्पेशली इंडिया के अंदर। देखिए नक्सलिज्म के स्प्रेड होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि जितने भी जो भी इनजस्टिस वगैरह, जितने भी जो लोअर कास्ट के लोग हुए थे उनके अगेंस्ट बहुत सारी इनजस्टिस वगैरह हुई थी, स्पेशली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी इनजस्टिस की गई थी ना, उसके अगेंस्ट सबने जो आवाज उठाई थी ना, दैट पर्टिकुलर आवाज वो इतनी ज्यादा उठ गई कि वो भी नक्सलिज्म के नाम पे जानी जाती है। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एक्चुअली स्टार्टेड, कुछ लोगों ने यहाँ पर आवाज उठाई थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, कुछ जमींदार के अगेंस्ट में, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट में, और वही चीज आगे जाकर यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। यहाँ पर ऐसा भी देखा जाता था छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, एमपी, नीचे मतलब जितने भी एरियाज हैं वहां पर जो कभी कभी कुछ गवर्नमेंट फंक्शंस वगैरह थे, यानी कि मतलब जो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट बॉडीज थी, बहुत सारे पुलिसमैन थे, बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो कि लोगों को प्रॉपर वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, और वो वैल्यू ना देने के कारण क्या होता था, मतलब उनके ग्रीवांसेस वगैरह की कोई बात नहीं करता था, मतलब उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता था जो लोग वगैरह होते थे, उसके कारण सब लोगों ने यहाँ पर हथियार उठा लिए, और हथियार उठाने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो पुलिस थी, जो वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्हीं को मारना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर कि नक्सलिज्म एक टाइप का ऑफ शूट है कि हमारा जो पुअर गवर्नेंस का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल था, उसी चीज का एक रिजल्ट
है कि नक्सलिज्म हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, देखिए ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि नक्सलिज्म वहीं पर प्रेजेंट है जो एरियाज हमारे अंडर डेवलप्ड रह गए, मतलब ऐसे एरियाज जहां पर अभी तक हम डेवलपमेंट को नहीं पहुंचा पाए हैं, वहीं पर नक्सलिज्म सबसे ज्यादा है। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा एक्जैक्टली नक्सलिज्म कहां है, एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो। आपको शायद हो सकता है कि लगता होगा सिर्फ झारखंड महाराष्ट्र ये ऐसे, मतलब झारखंड एमपी ऐसे एरियाज है जहां पे नक्सलिज्म है, बट एक्चुअली हमारी आधे से ज्यादा स्टेट्स नक्सल से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। ठीक है, मैं आपको वेट लेट मी शो यू एग्जैक्टली कहां पर है। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर। ठीक है, देखिए रेड कॉरिडोर एक ऐसा एरिया है जो पूरा एरिया माना जाता है कि नक्सल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। नाउ दिस रेड कॉरिडोर स्टार्ट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देयर इज अ थिंग, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज तिरुपति, जो कि बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में है। ठीक है, तो तिरुपति से लेकर के नेपाल के अंदर पशुपति है। ठीक है, देखिए यहां पर नेपाल है, हियर इज अ प्लेस कॉल्ड एज पशुपति। सो देखिए आप ये एंटायर रीजन दैट यू सी इन द रेड कलर, जो देखिए यहां पे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र आल्सो, यहां पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड सम पार्ट ऑफ यूपी एंड सम पार्ट ऑफ एमपी। ठीक है, सारे का सारा रीजन जो है इट इज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय नक्सलिज्म। नाउ द मेजॉरिटी जो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है दैट इज छत्तीसगढ़, दैट इज झारखंड, दैट इज बिहार, दैट इज यूपी, दैट इज ओडिशा का जो यहां पर वेस्टर्न वाला पार्ट है वो सब, और वेस्ट बंगाल का जो ये वाला पार्ट है वो सब। द पॉइंट इज कि ये यहां पर मेजॉरिटी अफेक्टेड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर नक्सलिज्म बाकी स्टेट्स में नहीं है। इन सारे रीजन्स के अंदर कहीं ना कहीं नक्सलिज्म यहां पर ऑलरेडी फैल चुका है। ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे वही स्टेट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर अंडर डेवलप्ड है। नाउ हमारे यहां पर सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट कौन कौन से हैं? देखिए केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, टू सम एक्सटेंट राजस्थान, पंजाब। देखिए इन सब स्टेट में यहां पर हो गया दिल्ली, इन सब स्टेट्स के अंदर नक्सलिज्म बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं नक्सलिज्म यहां पर नहीं है। जहां पर नक्सलिज्म है वो वही प्लेसेस है जहां पर डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाया है। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि नक्सलिज्म इज अ साइन ऑफ पुअर गवर्नेंस। जहां पर हम प्रॉपर्ली अपने गवर्नेंस को प्रॉपर्ली नहीं कर पाए हैं, उसी चीज के कारण यहां पर कहीं ना कहीं नक्सलिज्म फैल गया। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर अर्बन नक्सलिज्म? सबसे पहले जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तो हमारी जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी थी वो बहुत ही खराब थी। उसके कारण कुछ लोगों ने ज्यादातर जो लैंड्स थे उसको हड़प लिया था, उसको झड़प करके उन्होंने सारा का सारा लैंड अपने पास रख लिया, जिसके कारण जो गरीब लोग थे उनके पास लैंड नहीं पहुंच पाया। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके कारण जिनके पास लैंड नहीं पहुंच पाया कहीं ना कहीं उन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दिया और वो बाद में नक्सल के साथ हो गए। सेकंड चीज, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को मतलब इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे ट्राइबल लोगों का घर उजड़ गया। बहुत सारे लोग थे जिनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिला, उनको अपने विलेज से बाहर निकलना पड़ा। इन सब चीजों के कारण यहां पर कहीं ना कहीं नक्सलिज्म को और ज्यादा बूस्ट मिल गया। ठीक है, देखिए जो बहुत सारे रिसोर्स एरियाज है ना वो हमारे झारखंड है, ठीक है, महाराष्ट्र है, एमपी है। अब झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी है वो एरियाज है जहां पे गरीब लोग रहते हैं। तो अगर आप उनसे रिसोर्सेज छीलोगे, मतलब वहां पे जो कोल वगैरह है आप वो यूज करेंगे, मतलब अगर आप वो यूज करोगे बट आसपास के जो लोग हैं उनको आप उसका कोई बेनिफिट नहीं दोगे, तो देन दैट इज नॉट गुड। ठीक है, स्पेशली यही चीज हुई थी 1980s के आसपास में, जब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे बहुत सारे चल रहे थे और बहुत सारे ट्राइबल एरियाज ऐसे थे जो कि देखिए उस एरियाज के अंदर रहते थे और लोग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो वहां पर आती थी, वहां से आकर जो अलग टाइप के रिसोर्सेज है वो सब लेके जाती थी, बट ऑब्वियसली इनको कोई भी फायदा नहीं देती थी। ठीक है, तो ट्राइबल्स को कोई भी फायदा ना होने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ जाती है और उन्होंने बाद में यहाँ पे आर्म्स उठा लिए, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह स्टार्ट कर दिया, उसके कारण प्रॉब्लम यहाँ पर और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, कहीं ना कहीं एक जगह पर ये कॉन्फ्लिक्ट ये भी माना जाता है कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जो कि इंडिया करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ लेकिन जो सेकंड तरफ जो ट्राइबल लोग थे उनके जो लैंड राइट्स को लगातार छीन लिया जा रहा था, इन दोनों के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट है जो कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा 1980 के अंदर एक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आता है जिसके तहत हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर निकालना चाहते हैं। ठीक है, इसको मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं डिफरेंट फॉरेस्ट से, लेकिन उसके तहत क्या हुआ, बहुत सारे ट्राइबल विलेजेस जो थे वो पूरी तरीके से खराब हो गए, बर्बाद हो गए। बहुत सारे ट्राइबल्स लोग जो थे उनको अपने उनके घरों से निकाल दिया गया, प्रॉपर कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे एरियाज जो कि एफआरए एक्ट के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जो कि जिनको नेशनल फॉरेस्ट बना दिया गया, जिनको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया। बट द पॉइंट इज कि इन सारे एरियाज को देखिए रिजर्व फॉरेस्ट बनाने का सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि जितने भी यहाँ पर आपके ये सब थे, मतलब जितने भी आपके यहाँ पर जो ट्राइबल्स वगैरह थे उनको उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर जाने से मना कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, वो पर्टिकुलर लोग उस फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, अचानक से आप उनको उनके ही डिपेंडेंसी के ऊपर जाने से मना कर दोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी चीज के कारण उन्होंने आर्म्स उठाए और वही लोग अभी आगे जाकर नक्सल्स बोले जाते हैं। ठीक है, अब आई होप आप इसी को समझ गए कि वो लोग फॉरेस्ट को यूज करते थे डिफरेंट टाइप के लाइवलीहुड्स के लिए, बट इस चीज को लोग मतलब जब फॉरेस्ट ने यहाँ पर लॉ बनाया तो उन सब चीजों को इससे बाहर निकाल दिया गया, उसके कारण ट्राइबल्स लोग फॉरेस्ट के अंदर जा नहीं पाए, उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ गई। फाइनली 2008 के अंदर जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चीज समझ आई, उन्होंने इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को यहाँ पर अमेंड किया और जाकर ट्राइबल्स का राइट्स उनको प्रोवाइड किया, जहां पर उन्होंने बोला कि डिफरेंट फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल एरिया जो है वो लोग जा सकते हैं। ठीक है, वो बेसिकली जा सकते हैं और उनको अलाउ कर दिया गया कि आप जा सकते हो और मतलब बेसिकली आप अपने जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह है आप उनको
कलेक्ट कर सकते हो, उनको बेच सकते हो, ताकि आपको बेसिकली आपको जो भी आपकी टाइप की वो भी जरूरत है आप उसको पूरा कर सकते। बट प्रॉब्लम ये हुई थी तब तक जो ट्राइबल्स थे उनके जो एनोमोसिटी थी, मतलब जो भी उनकी मतलब कंप्लेंट्स थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। उसके कारण जो प्रॉब्लम थी, गुस्सा था, वो मतलब डाउन नहीं हुआ और उसके कारण नक्सलिज्म और ज्यादा बढ़ गया। तो क्वेश्चन कम्स की गवर्नमेंट के यहाँ पर और क्या क्या गलतियां थी। देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी पुअर एरियाज, झारखंड ये सब वाला पार्ट है, इन सब एरियाज के अंदर एजुकेशन फैसिलिटीज और जो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है ये सब प्रॉपर्ली प्रोवाइड नहीं किया गया, इसका बहुत ज्यादा लैग था। सेकंड चीज, उनको बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है, ठीक है, अभी भी नहीं प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बहुत सारा एरिया ऐसा है कि जहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, जो वहां पर पब्लिक पर्सनल वगैरह रह रहे हैं उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, करप्शन वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जो डिफरेंट लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाती भी है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। कुछ लोग जो वहां पर रहते भी है, पुलिस वाले लोग, बहुत ही हाई हैंडेडली वो लोगों को मतलब बहुत ही कठोरता के साथ वहां पर लोगों से डील करते हैं। इन सब चीजों के कारण जो नक्सल्स हैं उनको एक एक अपनापन यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, आपस में मतलब मिलाप जुलाप नहीं हो रहा है, जो पुलिस अथॉरिटी है उनके साथ उनका भाईचारा इंक्रीज नहीं हो रहा है, फ्रेटर्निटी इंक्रीज नहीं हो रही है। इन सब के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने अपने राइट्स को डिमांड करने के लिए उन्होंने एक वायलेंट तरीका अपनाया। दैट पर्टिकुलर तरीका इज कॉल्ड एज नक्सलिज्म, ठीक है। तो आई होप आपको नक्सलिज्म का जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी एंड आपको मेंस के लिए बहुत ही अच्छे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए होंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए, यहाँ पर हम बात करनी है आधार कार्ड के बारे में। श्रीलंका के अंदर अभी रिसेंटली एक आधार कार्ड को लॉन्च करने की बात की जा रही है। नाउ ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इंडिया इस चीज को यहाँ पर हेल्प कर रहा है, इंडिया इस पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इंडिया ने यहाँ पर अग्री कर लिया है, जहां पर उन्होंने बोला है श्रीलंका को एक ग्रांट प्रोवाइड किया जाएगा उसके यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को बनाने के लिए। जिस तरह हमारा जो आधार कार्ड है उस तरीके उनका जो नाम होगा उसका नाम ये है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क। उस चीज को बनाने के लिए यहाँ पर इंडिया पर ग्रांट प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है। और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट उन्होंने बोला इस चीज को हम प्रायोरिटाइज करेंगे और बहुत ही जल्दी इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इसका मतलब है कि इंडिया से वो बहुत जल्दी ग्रांट्स की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो वेरिफिकेशन डेटा होगा, मतलब ये जो डिवाइस बनाया जाएगा, ये बेसिकली बायोमेट्रिक डेटा को यूज करेगा, जस्ट लाइक जैसा हमारा इंडिया है, मतलब इंडिया ने जिस तरीके से आधार कार्ड को बनाया है उसी चीज के मॉडल पे वो लोग अपना खुद का बायोमेट्रिक डेटा को यूज करके एक टाइप का आधार कार्ड बनाना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, इस चीज की बात जो है 2019 में स्टार्ट हुई थी, जब जो श्रीलंका के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट हुआ करते थे गोटाबाया सर, और जो अभी जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक्स होती है, काफी बातचीत होती है और उसके बाद डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनको ये चीज अप्रूवल दिया गया था उनके श्रीलंका के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कि आप इंडिया के साथ बातचीत करो, इस चीज को आगे बढ़ाओ और इंडिया से ग्रांट की बात करो, इंडिया से पैसे वगैरह लो कुछ, ठीक है, और उस पैसे को फिर यूज करके हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज के लिए इंडिया ने उनको ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया ने बोला कि हम आपको डिफरेंट टाइप की ग्रांट्स प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, आपको याद होगा कि हमने ये भी बात की कि इंडिया पिछले 2-3 महीनों के अंदर काफी ज्यादा ग्रांट्स ऑलरेडी श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है। इंडिया हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड अराउंड $1.4 बिलियन। इतना पैसा इंडिया ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है डिफरेंट चीजों के लिए, जैसे फूड के लिए, ठीक है। बहुत सारा जो उनका पैसा खत्म हो गया था, उनका जो इकोनॉमिक इश्यूज आई थी उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए, फूड को इंपोर्ट करने के लिए, मेडिसिन, फ्यूल, इन सब चीजों को प्रॉपर्ली फाइट ऑफ करने के लिए इंडिया ने ऑलरेडी पैसा प्रोवाइड किया है। बट इसके अलावा और भी पैसा यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब पॉइंट इज कि ऑल्दो इंडिया ने कंफर्म तो कर दिया कि हम कितना पैसा देंगे, बट कितना पैसा देंगे इसका कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट इज कि यू डोंट नीड टू डील अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, कि कितना पैसा आएगा कितना पैसा नहीं आएगा। द ओनली थिंग इज कि यू मस्ट रिमेंबर कि इंडिया से कुछ पैसा दे रहा है, ठीक है, श्रीलंका को पैसा दे रहा है, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। नो, द पॉइंट इज कि क्या जो श्रीलंका है वो पहली बार अपनी इकोनॉमी को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। श्रीलंका ने ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी को काफी बार डिजिटाइज करने की कोशिश की है। मतलब देखिए, इकोनॉमी को डिजिटाइज करने का मतलब यह है कि उन्होंने अपने लोगों के लिए एक बायोमेट्रिक डेटा बनाने की कोशिश की है। 2011 के अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट वाज कॉल्ड एज ENIC। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, जो कि श्रीलंका के अंदर लॉन्च किया गया था, लेकिन इस चीज को अपोज कर दिया गया था बिकॉज इसके अंदर कुछ ज्यादा ही पर्सनल डेटा यहाँ पर मतलब इंक्लूड कर लिया गया था। इसके अलावा जो राजापाक्सा की गवर्नमेंट थी 2011 के अंदर, उस टाइम भी उन्होंने स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर मतलब इसी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को, तो इसको भी यहाँ पर अपोज कर दिया गया था और इसके कारण दोनों ही प्रोजेक्ट्स यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे। इसलिए रिसेंटली यहाँ पर फिर से उन्होंने अपना डिजिटल डेटाबेस बनाने की कोशिश की है। लेट्स होप कि इस बार उनका ये चीज जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, एंड लेट्स होप कि बहुत जल्दी श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उस चीज से वो बाहर आ जाए, ठीक है। इंडिया इज ट्राइंग टू सपोर्ट इट, जितना वो कर सकता है इंडिया सब कुछ कर रहा है, उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है, उनको फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है, उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड। लेट्स होप एंड लेट्स प्रे फॉर द पीपल ऑफ श्रीलंका कि वो जल्दी से जल्दी इस पर्टिकुलर चीज से बाहर आ जाए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हमें बात करनी है NROL 87 मिशन के बारे में। नाउ सबसे पहले क्या होता है और कैसे काम करता है, देखिए NROL 87 जो है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है एक टाइप का ये सैटेलाइट है। दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय SpaceX। नाउ SpaceX आपको ध्यान रखना है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए के अंदर काम करती है, ठीक है। SpaceX का मालिक कौन है? एलन मस्क नाम के एक पर्सन है, वो इस पर्टिकुलर कंपनी को ओन करते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर NROL 87 जो है, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मालूम है, ठीक है, किसी को भी नहीं मालूम है एक्चुअली, डिटेल बाहर नहीं आई है बिकॉज दिस इज ए काइंड ऑफ स्पाई सैटेलाइट, स्पेशली यूएस मिलिट्री के लिए, मतलब यूएस की मिलिट्री के लिए एक स्पाई सैटेलाइट, जिसे आप सिंपली वर्ड्स में मिलिट्री सैटेलाइट कह सकते हैं, ठीक है, वो यूएस की मिलिट्री के लिए है। द पॉइंट इज कि दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट वाज कैरिड बाय फाल्कन रॉकेट।
रॉकेट। फाल्कन रॉकेट जो है वो स्पेसएक्स का एक रॉकेट है और ये जो रॉकेट है देखिए अभी जो रिसेंटली NROL है इसके साथ में 2 मिशन और प्लान की गई है, मतलब टोटल 3 मिशन प्लान की गई थी, जिसका ये सेकंड मिशन है जो कि ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। अब जो ये NRO फ्लीट है इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक ज्यादा लीक आउट नहीं होती है, बिकॉज ऑब्वियसली सैटेलाइट्स मिलिट्री पर्पस के लिए है। देखिए सिमिलरली इंडिया का भी अगर कोई मिलिट्री पर्पस का सैटेलाइट होता है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन इंडिया रिलीज नहीं करता है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, राइट, इसलिए इस चीज को रिलीज नहीं किया गया। द पॉइंट इज कि यू मस्ट रिमेंबर कि NROL 87 है क्या, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंपली एक टाइप का सैटेलाइट है जो कि इंडिया का जो यूएसए का मिलिट्री सैटेलाइट है या फिर सिंपली स्पाई सैटेलाइट है, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, ऑलराइट। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा पहला NRO का मिशन लॉन्च किया गया है जिसके अंदर रॉकेट जो है लैंड हो रहा है। रॉकेट का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एक रॉकेट होता है, ठीक है, उस रॉकेट के ऊपर क्या करते हैं, सिंपली वो जो मिशन है मतलब वो जो पर्टिकुलर सैटेलाइट है उस सैटेलाइट को यहाँ पर डाला जाता है, इसके साथ में बूस्टर्स वगैरह होते हैं, ये रॉकेट ऊपर जाता है, इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को ऑर्बिट के अंदर डालता है और उसके बाद रॉकेट आकर यहाँ पर ओशन के अंदर गिर जाता है। बट जैसा हमने पीछे देखा कि दिस पर्टिकुलर मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हाट, फाल्कन रॉकेट। नो आपको फाल्कन रॉकेट याद होगा, फाल्कन रॉकेट के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। फाल्कन रॉकेट का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो रॉकेट है ये वापस आ सकता है, ठीक है। फाल्कन जो है स्पेसएक्स ने बनाया है, आपको याद होगा एलन मस्क का जो यहाँ पर वो मार्स जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी जो उन्होंने जो इन्वेंशन की है दैट इज एक्चुअली फाल्कन का रॉकेट, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा हैवी सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जा सकती है एंड वापस आकर अपने स्टैंड पे खड़ी हो जाती है नेक्स्ट रॉकेट के लिए, कुछ मिनट्स के अंदर ये वापस रेडी हो सकती है, ठीक है। नाउ ये जो रॉकेट होता है ना, ये जाने के बाद ये वापस आ सकता है, दिस पर्टिकुलर फीचर इज कॉल्ड एज वर्टिकल लैंडिंग, बिकॉज वो वर्टिकली आके वहां पर ऐसे आकर सीधा वापस आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि पहले के जितने भी रॉकेट्स थे उनके जो रॉकेट्स थे वो मतलब वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, वो सिंगल टाइम यूज के रॉकेट हुआ करते थे, बट अभी के जो रॉकेट है वो सिंगल टाइम यूज के रॉकेट्स नहीं होते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि हर एक रॉकेट सिंगल टाइम यूज का नहीं होता है, सिर्फ एक ही रॉकेट है दैट इज कॉल्ड एज फाल्कन रॉकेट, वो स्पेसएक्स ने बनाया है, सिर्फ वही ऐसा है जो कि वापस वर्टिकली लैंड कर सकता है, ठीक है, वापस आ सकता है। No, this particular launch has been done from Vandenberg SpaceX जो कि कैलिफोर्निया के अंदर है। तो here you need to remember कि Vandenberg Space Force है कहाँ पे, ये यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा NROL 87 जो है ये एक टाइप का यूएस का रिकॉन्सेंस सैटेलाइट है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ आपको यहाँ पर पीछे एक चीज दिखा होगा, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज NRO फ्लीट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ NRO फ्लीट? NRO का मतलब होता है नेशनल रिकॉन्सेंस ऑर्बिट, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में नेशनल रिकॉन्सेंस ऑर्बिट। रिकॉन्सेंस का मतलब क्या होता है, रिकॉन्सेंस का मतलब होता है कोई चीज यहाँ पर चक्कर लगाना, किसी चीज को चेक करते रहना, ठीक है, लगातार, उसे कहते हैं रिकॉन्सेंस करना। तो इसी को मिलिट्री सैटेलाइट कह सकते हैं जो लगातार स्पाइंग करेगा, जो लगातार चेक करता रहेगा। तो अब जो ये फाल्कन रॉकेट है इसको रिसेंटली अराउंड 512 किलोमीटर ऊपर हमारे जो ऑर्बिट है उसके अंदर लॉन्च किया गया, उसको वहीं पर उसको रखा गया 512 किलोमीटर और इसे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर रखा गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट? देखिए सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, उसके अंदर जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है उसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, जैसे सपोज ये सन है, तो सन के साथ एक सिंक्राइन मतलब एक सिंक्रोलॉजी के अंदर यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो ऑर्बिट है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को यहाँ पर रखा जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा ना वैसे वैसे ऑटोमेटिकली ये सैटेलाइट भी मूव करेगा और सेम टाइम पे सेम पोजीशन पे डेली ये उसी टाइम मतलब उसी जगह को यहां पर कवर करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर सैटेलाइट की यूएसए का है, राइट, यूएसए का सैटेलाइट है, तो बेसिकली इसका काम ये है कि यूएसए की जितने भी चीज है उसको ये प्रॉपर्ली मॉनिटर करेगा। तो इसका काम ये है कि एग्जैक्टली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि हर दिन सुबह 3 बजे 3 AM पे एवरी सिंगल डे दिस पर्टिकुलर सैटेलाइट विल पास कैलिफोर्निया वाला पार्ट, ठीक है। सो दिस कैन बी अ रूटीन, दिस विल बी अ रूटीन कि हर दिन ये सुबह 3 बजे कैलिफोर्निया को पास करेगा ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, सीधा मतलब क्या है कि सैटेलाइट विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट एट द सेम लोकल मीन सोलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हर दिन पास करेगा, उसे कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर रहना। देखिए सन सिंक्रोनस का आप मतलब समझिए, बेसिकली मान लीजिए कि जब पर्टिकुलर सन जब मतलब बेसिकली हमारा जब सन आता है तो क्या होता है, हमारा सन स्टार्टिंग होता है मॉर्निंग से, ठीक है, उसके बाद मतलब मान लीजिए सुबह 6 बजते हैं, फिर 7 बजते हैं, फिर 8 बजते हैं, ऐसे करते करते 12 बजते हैं, फिर 2 बजते हैं, 5 बजते हैं, शाम के 6 बज जाते हैं। मान लीजिए आप ये 12 घंटा देखेंगे तो दिस पर्टिकुलर थिंग ये रूटीन में है, राइट, ये हर बार होता है, हर दिन होता है। सिमिलरली ये भी सैटेलाइट जो होगा बिल्कुल इसी तरीके से मतलब सन की तरह ही बिल्कुल सेम टाइम पे सेम जगह पे हमेशा आया करेगा, ठीक है। आई होप आप ये चीज प्रॉपर्ली समझ गए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली रिकॉन्सेंस सैटेलाइट क्या होता है यूएसए का। नाउ दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स 1961 से लगातार लॉन्च की जा रही है और इसको NRO नाम की एक बॉडी है, दैट पर्टिकुलर बॉडी इज कॉल्ड एज नेशनल रिकॉन्सेंस ऑफिस। यही ऑफिस जो है इस चीज को प्रॉपर्ली मेंटेन करती है। नाउ हर साल NRO जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लॉन्चेस करता है और आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि NRO के जितने भी रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसको खुद ही बिल्ड करता है, खुद ही डिजाइन करता है, खुद ही ऑपरेट करता है। इसके अंदर नासा का कोई भी काम नहीं होता। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर नासा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। NRO इसको इंडिविजुअली खुद से हर चीज को प्रॉपर्ली मैनेज करता है। नाउ वन थिंग मोर, नाउ देखिए जितने भी इसके सैटेलाइट्स होते हैं रिकॉन्सेंस सैटेलाइट्स, ये ज्यादातर मिलिट्री पर्पस के लिए और ज्यादातर इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। सो आपको ये भी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखते हैं स्पेसएक्स जो कंपनी है इसके रिसेंट कौन कौन से लॉन्चेस हुए हैं। सबसे पहले इटली की एक सैटेलाइट है, दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट इज कॉल्ड एज CSG-2 सैटेलाइट, ठीक है। ये सैटेलाइट एक टाइप का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये इटली का सैटेलाइट है। दीस टू थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, CSG-2
टू सैटेलाइट, ये इटली का सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। नो द पॉइंट इज कि एक इटली की सैटेलाइट है क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? यस, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज हमारे इंडिया के अंदर हमारा जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स के अंदर एक जो हमारा लिखा हुआ है, हमारा जो सिलेबस है उसका फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि ऑल द इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टू इंडिया प्लस द वर्ल्ड। ठीक है, इसलिए हमारे लिए चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है कि यूपीएससी इसको ना पूछे, बट ये चीज आपको रेडी करनी है बिकॉज यूपीएससी पूछ भी सकता है। इसके अलावा जो स्पेसएक्स है उसका एक टाइप का स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना। व्हाट इज स्टारलिंक? स्टारलिंक के थ्रू क्या है, वो स्पेसएक्स बेसिकली अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा फास्ट करना चाहता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, उसी चीज के अंदर टोटल 49 रॉकेट्स अभी तक ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जितने भी रॉकेट्स है सबके सब कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि नासा के अंदर प्रेजेंट है वहां से लॉन्च किए थे। तो ये जो NROL 87 है ये 2022 का 5वां लॉन्च है जो कि रिसेंटली इसने किया है, यानी कि किसने किया है? स्पेसएक्स ने किया है। तो जस्ट रिमेंबर दिस कि नासा जहां पर बहुत मतलब जो स्पेसएक्स है वो बहुत ही आगे बढ़कर काफी सारे डिफरेंट टाइप के जो सैटेलाइट्स होते हैं उन सबको यहाँ पर लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इसके अलावा नॉर्मली जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये चीज यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है बिकॉज यहाँ पर इसको फाल्कन रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया गया है। जैसा मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था कि फाल्कन रॉकेट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये रीयूजेबल है। जस्ट रिमेंबर कि फाल्कन रॉकेट का कौन सा पार्ट रीयूजेबल है? दैट इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज। आपको ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो फाल्कन रॉकेट है पूरा का पूरा यहाँ पर रीयूजेबल नहीं है, सिर्फ उसका जो फर्स्ट स्टेज वाला पार्ट है, दिस वाला पार्ट, दैट इज रीयूजेबल, यानी कि ये वाला पूरा पार्ट जो है ये रीयूजेबल है। इस चीज को बार बार रीयूजेबल करना होता है। अंदर का जितना भी पेलोड होता है, अंदर का जो भी सैटेलाइट्स वगैरह उसको बार बार डिफरेंट टाइप के चेंज करने होते हैं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर कि ये पर्टिकुलर सैटेलाइट क्या करता है, ऑर्बिट के अंदर जाता है, उस पर्टिकुलर मतलब ये रॉकेट क्या करता है, ऑर्बिट के अंदर जाएगा, उस सैटेलाइट को डालेगा और उसके बाद ये खुद वापस आ जाएगा। उसके कारण क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्पेसएक्स का जितना भी रॉकेट का लॉन्च होता है, सैटेलाइट का लॉन्च होता है, ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव हो गया, मतलब ज्यादा यहाँ पर खर्चा नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, आई होप आपको जितने भी टॉपिक्स थे वो चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। अब जो आज के कुछ रिवीजन क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अगेन आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है और कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर करने हैं। ठीक है, हम दोनों का यहाँ पर कॉम्बो लेके चलते हैं। ऑलराइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन इन इंडिया, ट्रू या फॉल्स? Second question is punishment for fraud marriages in name of the marriage will be greater for victimization of which section of the society as per the हरियाणा law? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हरियाणा का रिसेंट लॉ आया है उसके अंदर देखिए ये तो बोला गया है कि किसी भी टाइप के अगर फ्रॉड मैरिजेस होंगे तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, बट द पॉइंट इज किस सेक्शन के लिए, किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ये पनिशमेंट ज्यादा होने वाली है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नक्सलिज्म स्टार्टेड एज अ मूवमेंट इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ट्रू या फॉल्स? फोर्थ क्वेश्चन इज कि रेड कॉरिडोर हैज एक्सटेंशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, कि कहां से लेकर कहां तक इस पर्टिकुलर रेड कॉरिडोर का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच नेशन? ठीक है, कौन सी कंट्री इसको स्टार्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हिच पोर्शन ऑफ फाल्कन रॉकेट इज रीयूजेबल, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज NRO रॉकेट्स यूज्ड फॉर, इसका मेन काम क्या होता है। ठीक है, ये आज के सारे क्वेश्चन है, जो कल के क्वेश्चन थे उसे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच रीजन इन माउंट एवरेस्ट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू मेल्ट, तो फर्स्ट इसका सीधा सा आंसर है, इसका आंसर है साउथ पोल ग्लेशियर। ठीक है, साउथ पोल ग्लेशियर जो है ये लगातार मेल्ट हो रहा है और इसके कारण जो हिमालयस है वो भी लगातार मेल्ट हो रही है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ विल इंडियाज क्लाइमेट चेंज बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयस, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। देखिए हिमालयस अगर यहाँ पर मेल्ट हो गया तो हमारा जो मॉनसून है उसके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और हमारा मॉनसून जो यहाँ पर वीक हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, मॉनसून का कैरेक्टरिस्टिक जो है पूरी तरीके से यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, द थर्ड क्वेश्चन वाज कि व्हिच इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन पासेस थ्रू द आइलैंड ऑफ हवाई। देखिए इसके मतलब आंसर में बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर इंटरनेशनल डेट लाइन लिखा हुआ है। नाउ इंटरनेशनल डेट लाइन जो है उसे बेसिकली 0 डिग्री को इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, बस फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर कि यहाँ पर लैटिट्यूड पूछा हुआ है ना। देखिए लैटिट्यूड होता है ऑल द लाइंस व्हिच आर इस तरीके से। ठीक है, मतलब जो कि मतलब ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज लैटिट्यूड लाइंस, और लॉन्गिट्यूड लाइंस इस तरीके से होते हैं। आइडियल जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो एक टाइप का लॉन्गिट्यूड है, दैट इज नॉट अ लैटिट्यूड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। और सेकंड चीज अगर आपको याद होगा कि देखिए अगर वेट लेट मी शो यू वन थिंग। ऑलराइट, सो इस पर्टिकुलर मैप को देखिए ध्यान से। तो ये जो मैप है दिस पर्टिकुलर पार्ट शोज नॉर्थ अमेरिका, राइट। नॉर्थ अमेरिका के जस्ट यहाँ पर वेस्टर्न साइड के अंदर यहाँ पे हवाई प्रेजेंट है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर अगर हवाई प्रेजेंट है तो दिस इज वेरी क्लोज टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे निकलती है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से चलो ये समझ आता है, बट देखिए जो इंटरनेशनल डेट लाइन है दैट पासेस थ्रू वेयर, ये बिल्कुल यहाँ पर बीच में पास हो रहा है। सो इंटरनेशनल डेट लाइन तो काफी दूर है इससे, राइट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल डेट लाइन इसके आसपास नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है। देखिए दिस इज 15 डिग्री, दिस इज अराउंड 23 डिग्री के आसपास में यहाँ पर आइलैंड ऑफ हवाई प्रेजेंट है। सो यहीं पे जो हमारा आइलैंड ऑफ हवाई यहाँ प्रेजेंट है। बट जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वंस अगेन जस्ट सी कि दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री प्रेजेंट है दैट पासेस थ्रू यूके। तो यूके यहाँ पर है। ठीक है, यूके इस तरीके से पास करता है, तो इस तरीके से इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है। सो दैट्स व्हाई जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो इससे काफी दूर है। सो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आइलैंड ऑफ हवाई है उसका आंसर जो ये इंटरनेशनल डेट लाइन है वो नहीं होगा, इसका आंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ऑलराइट, सो इसके अलावा जो वीबी वेरिएंट है हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो CDT4 सेल्स हैं उसके अंदर HIV जो होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है कि जो नॉर्मल HIV सेल्स होते हैं
उससे उसके कंपैरिजन में जो वीबी वेरिएंट है उसके अंदर जो CD4 T सेल्स हैं वो डबल इंपैक्टेड होते हैं, ठीक है, 2 गुने इंपैक्टेड होते हैं। द फाइनल क्वेश्चन वाज कि जो ITS सिस्टम है कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि महाराष्ट्र एक्सप्रेसवे के अंदर है, उसको फंड कौन कर रहा है? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड, दैट इज ऑफ साउथ कोरिया। वही ये जो पर्टिकुलर फंड है ये इसको फंड कर रही है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे टॉपिक्स एंड सारे क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।